नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है अपमान का सबक। डॉक्टर अविनाश अपने परिवार के साथ एक बड़े से शहर में रहते थे। उनके परिवार में 2 बेटे, 1 बेटी और उनकी धर्मपत्नी नीलम थी। वह एक कार्डियोलॉजिस्ट थे, मतलब हार्ट के डॉक्टर थे। अपना खुद का बहुत बड़ा क्लिनिक था उनका, और क्लिनिक के बगल में ही अपना बड़ा सा बंगलो बना रखा था। उनकी पत्नी नीलम भी डॉक्टर थी। दोनों पति पत्नी मिलकर क्लिनिक चलाते थे और उनका क्लिनिक माने जाने अस्पतालों में से एक था। अविनाश हमेशा यही कहता कि नीलम, भगवान ने हमें बहुत कुछ दे दिया, बस हमारे बच्चे भी हमारी तरह डॉक्टर बन जाएं तो हमारे इस सपने को और भी विस्तार देकर हमारा नाम रोशन करेंगे। अविनाश और नीलम दोनों ही अपने बच्चों को अपनी तरह एक कामयाब डॉक्टर बनाना चाहते थे, पर बच्चों के सपने कुछ और ही थे। बच्चे तो सीधा मना करते, नहीं पापा, यह डॉक्टरी हमारे बस की नहीं। यह भी कोई ज़िंदगी है? पहले किताबों में घुसे रहो, फिर मरीजों में। जब इमरजेंसी आए तो न दिन का पता न रात का। नहीं, मुझे तो आसमान में आज़ाद पंछी की उड़ान भरनी है। बड़ा बेटा उज्जवल बोला। मेरा सपना इंजीनियरिंग का है पापा, छोटा बेटा आशीर्वाद बोला। और हाँ, मैं तो मॉडल बनने के लिए पैदा हुई हूँ। देखना, एक दिन टॉप मॉडल बनूंगी पापा, उनकी बेटी स्नेहा बोली। चलो भाई, जैसी तुम लोगों की मर्जी। अब तुम लोग बड़े जो हो गए हो, करो अपने मन की। अविनाश ने बच्चों पर जबरन अपने सपने नहीं थोपे। बड़ा बेटा उज्जवल पायलट बन गया और दूसरा बेटा आशीर्वाद ने इंजीनियरिंग कर अपनी राह पकड़ ली। लेकिन नीलम ने बेटी को बहुत समझाया, बेटा स्नेहा, यह चकाचौंध की ज़िंदगी में सुकून नहीं है। कोई और राह चुन लो और अपनी फ्यूचर के बारे में सोचो, और मॉडलिंग की जिद छोड़ दो बेटा। नहीं मम्मी, मैं खाना छोड़ सकती हूँ, पर मॉडलिंग का शौक़ नहीं। बस अब मेरे पीछे मत पड़े रहो। स्नेहा तो फैशन की दीवानी थी, तो वह माँ बाप की मर्ज़ी के बिना जाकर मॉडल बन गई और फिर मॉडलिंग की दुनिया में अपना हमसफ़र चुन लिया। अपनी मर्ज़ी से शादी कर ली और अपने पति के साथ विदेश में जाकर बस गई। इधर डॉक्टर अविनाश और उनकी पत्नी भी हालात से समझौता कर लिया। बढ़ती उम्र का पड़ाव अविनाश और नीलम पर हावी होने लगा और अब मेहनत करने की क्षमता भी कम होने लगी थी। फिर एक दिन नीलम ने कहा, क्यों ना हम क्लिनिक किराए पर दे दें? मुझे 2-3 डॉक्टरों से ऑफ़र मिला है, अगर आप कहें तो बात करें। महीने का किराया तो मिलता ही रहेगा और हमें भी आराम से बच्चों के साथ समय बिताने का मौका। पूरी ज़िंदगी मेहनत में गुजर गई, क्यों ना अब बच्चों के साथ समय बिताया जाए। सही कह रही हो नीलम, मुझे तुम्हारा निर्णय मंजूर है। क्लिनिक को किराए पर दे दिया। दोनों ने अपनी बची खुची ज़िंदगी बच्चों के साथ घर पर बिताने का निश्चय कर लिया। अविनाश की बहुएं रईस घरों की बेटियां थीं और दोनों ही अच्छे पदों पर कार्यरत थीं। घर के काम के लिए नौकर चाकर लगे थे। दोनों पति पत्नी डॉक्टरी छोड़कर पोते पोतियों के साथ घर पर अपना समय बिताने लगे। जब तक दोनों अपने कामों में व्यस्त थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था। अब माँ बाप का पूरे पूरे दिन घर पर रहना बहुओं को अखरने लगा था। बस यहीं से परिवार में कलेश की आवाज़ें उठने लगी। दीदी, आपको नहीं लगता मम्मी और पापा हमारे बच्चों को हमसे दूर कर रहे हैं? हम ऑफिस से आते हैं, फिर भी बच्चों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहले तो कैसे दौड़ कर आते थे। बिल्कुल सही कहा। अब तो 2 घड़ी आराम से बैठो तो बहू कैसी रही दिनचर्या, क्या क्या किया आज। अब यह भी कोई बात है? आज़ादी से सांस लेना भी मुश्किल हो गई है। अविनाश और नीलम सब सुनकर भी शांति से सब अनदेखा कर रहे थे। झगड़ा बढ़ाने की बजाय उन्होंने धीरे धीरे बच्चों और बहुओं से दूरी बना ली और अपने कमरे में सिमट गए। पहले दिन भर तो नहीं, पर रात के खाने के समय सब डाइनिंग टेबल पर एक साथ खाना खाते थे। लेकिन इधर कई दिनों से दोनों बेटे और बहू दिखाई ही नहीं दिए। नीलम खुश रहने का दिखावा तो करती, पर अंदर ही अंदर बहुत दुखी थी। और एक दिन दिल के दौरे से नीलम अविनाश को हमेशा के लिए छोड़ अकेला इस दुनिया से विदा हो गई। पत्नी के जाने के बाद अपना अकेलापन दूर करने के लिए अविनाश रोज़ सुबह शाम पार्क में जाकर अपनी उम्र के बुजुर्गों के साथ वक्त बिताने लगे। लेकिन दिखावे के चक्कर में घर पर पिता की जिम्मेदारी कौन उठाएगा, इस बात को लेकर दोनों भाइयों में अक्सर झगड़े होने लगे। भैया,
यह ठीक नहीं है। आपको पहले पता था कि मेरी पत्नी के मायके में शादी है और हमें वहाँ जाना ज़रूरी है, फिर भी आपने फॉरेन टूर का प्रोग्राम बना लिया। दोनों चले जाएंगे तो पापा के साथ कौन रहेगा? अरे तो हम अपनी छुट्टी खराब कर दें? पिताजी, मेरे अकेले की जिम्मेदारी है क्या? पिछली बार भी तुम लोग बिना बताए घूमने चले गए, हमें मजबूरी में टिकट कैंसिल कराने पड़े। बड़ा भाई गुस्से में बोला। छोटा भाई बोला, अरे घर में नौकर चाकर तो हैं उनकी देखभाल करने के लिए, हम क्यों अपना समय बर्बाद करें इनके पीछे? आप दोनों बेकार में ही झगड़ा कर रहे हो। पापा को बोलो अपनी प्रॉपर्टी का बंटवारा कर दें, उसके बाद उन्हें वृद्ध आश्रम में भेज देते हैं। वैसे भी घर पर रहते हैं तो कमरे में बंद रहेंगे या बाहर हम उम्र के लोगों के साथ। इससे तो बेहतर है कि वो अपनी ज़िंदगी जिए, हम हमारी। क्यों भाभी? सबने छोटी बहू की बात का सबने समर्थन किया। रात को खाना खाने के बाद अविनाश से उज्ज्वल ने कहा। वो सुनकर अविनाश की आंखों में नमी तैरने लगी। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके बच्चे उनके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे। उस समय उन्होंने ज़्यादा तो कुछ नहीं कहा, बस इतना बोले, ठीक है, जैसी तुम लोगों की मर्जी, मुझे 1 महीने का समय दो, फिर मैं अपना निर्णय बताता हूँ। उस दिन से अविनाश रोज़ सुबह घर से निकल जाते और रात को लौट कर आते। उन्होंने घर पर खाना बंद कर दिया। किसी भी सवाल का जवाब दिए बगैर अपने कमरे में चले जाते थे। 1 महीना पूरा हो गया। अविनाश ने दोनों बेटों को सुबह 10 बजे नाश्ते की टेबल पर मिलने को कहा। बोले, मुझे वसीयत की घोषणा करनी है, सो वक्त पर मौजूद रहना। इतना कहकर वह सोने के लिए अपने कमरे में चले गए। बधाई हो भैया, फाइनली पापा ने चुप्पी तोड़ी। मुझे तो लग रहा था कि उन्होंने हमारी बातों को हवा में उड़ा दिया। सही कहा छोटे, मुझे भी यही फीलिंग आ रही थी। चलो देर से ही सही, पर उन्होंने फैसला लिया तो मुझे तो अब सुबह होने का इंतज़ार करना भी मुश्किल हो रहा है। चलो सुबह जल्दी उठना है, गुड नाइट। बच्चे वसीयत के सुनहरे सपनों में खो गए कि कल किसके हिस्से में क्या आने वाला है। सुबह का वक्त सब वक्त से पहले हाजिर थे। सबकी निगाहें अविनाश के कमरे की ओर थीं। सबके चेहरे पर खुशी की झलक दिखाई दे रही थी। वकील साहब के आगमन के साथ ही इंतज़ार की घड़ियां खत्म हो गईं। भैया, वकील साहब, छोटे भाई को इशारा किया। बड़ा भाई बुदबुदाया, चुप बैठे रहो। और वकील को देखते ही अपनी पत्नी को बोला, वकील साहब के लिए चाय बना कर लाओ। नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं घर से ही चाय नाश्ता करके आ रहा हूँ। वकील साहब बोले, 10 बजने में 5 से 6 मिनट बाकी थे। यह पापा भी इतनी देर क्यों लगा रहे हैं? बड़ा बेटा मन ही मन बड़बड़ा रहा था। थोड़ी देर में अविनाश भी आ गए वकील बाबू, कुछ चाय पानी मंगवाऊं या पहले वसीयत का कार्य हो जाए? पहले यह काम हो जाए डॉक्टर अंकल, फिर देखते हैं। पापा ने आपको घर पर भी बुलाया है। वकील अविनाश के दोस्त का बेटा था। वसीयत में क्या लिखा गया था उसकी घोषणा होने लगी। फिर वकील साहब के एक एक शब्द के साथ बेटे और बहुओं के पैर के नीचे से जमीन सरकने लगी। वसीयत इस प्रकार थी, डॉक्टर अविनाश ने पूरे होशो हवास में अपनी चल अचल संपत्ति का आधा हिस्सा वृद्धाश्रम चलाने वाली संस्था को दान में दे दिया है और इस घर को खाली करने का तुम लोगों के पास 1 महीने का वक्त है। 1 महीने बाद संस्था यहाँ वृद्धा आश्रम चालू करेगी। अविनाश अपने दोनों बेटों से बोले, तुम लोग यही चाहते थे ना, मैं अपनी संपत्ति का बंटवारा करके वृद्धा आश्रम में जाकर रहूं? तो लो, मैं तुम लोगों की इच्छा पूरी कर दिया। अब मैं वृद्धाश्रम में रहूँगा, पर कहीं और नहीं। वृद्धाश्रम तो खुद मेरे पास मेरे घर में ही रहेगा। क्लिनिक से आने वाले किराए से इन लोगों का मुफ्त में इलाज होगा। मैं मेरी दुनिया में खुश और तुम तुम्हारी दुनिया में। बस मैं कुछ और नहीं बोलूँगा। तुम जैसी औलाद के लिए यह सबक ज़रूरी है। जाओ और अपने जाने की तैयारी करो। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।